गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज जो हम पढ़ेंगे यह क्लास 6 की एनसीईआरटी की पुस्तक की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते रहते हैं कि एनसीईआरटी की पुस्तक खरीदेंगे, ठीक है, आज नहीं कल से पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसे करते करते एग्जाम का समय आ जाता है और वो एनसीईआरटी को पूरा नहीं कर पाते हैं। और जिन बच्चों ने एनसीईआरटी को पूरा नहीं किया है उसका बेस कंप्लीट नहीं होता। और जब बेस कंप्लीट नहीं होगा तो आप इधर उधर से गाइड से या किसी नोट से कुछ भी पढ़ते रहिए, सिलेक्शन में काफ़ी आपको दिक्कतें आती हैं। तो ये शुरुआत है, आज शुरू करते हैं। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी की पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है हमारे अतीत भाग 1। क्लास 6 की एनसीईआरटी की पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 ये पुस्तक है। अब देखिए इस पुस्तक में भाग 1 में जो अध्याय चैप्टर फर्स्ट है, इसमें क्या पढ़ना है। इस फर्स्ट चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहां और कैसे। क्या, कब, कहां और कैसे। आप हमारे कर्सर पर ध्यान देंगे और पंक्ति वाइज बिल्कुल एक एक पंक्ति और एक एक सवाल को, एक एक महत्वपूर्ण शब्दों को देखते हुए हम चलेंगे। तो आज देखिए इस चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहां और कैसे। अब देखें इस चैप्टर को एक बार हम इसके पाठ्यक्रम को समराइज करते हैं और किन किन टॉपिकों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे देखें। पहले देखें कि क्या, कब, कहां और कैसे। इस अध्याय में हम पहला जो टॉपिक है ये पढ़ेंगे कि कैसे पता लगाएं। किसके विषय में? तो हम अपने अतीत के विषय में। ये कैसे पता लगाएं, इसके पीछे क्या छुपा है कि हम अपने अतीत के विषय में कैसे पता लगाएं। तो ये कैसे पता लगाएंगे या कैसे पता लगाती हैं, इसके विषय में पहले पैराग्राफ, पहले टॉपिक के तहत जानेंगे। दूसरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, यानी कि हम अपने प्राचीन इतिहास या हम अपने जो हमारा अतीत है, अतीत का मतलब होता है जो बीत गया है, ठीक है, वो कल भी बीत गया है उसे भी अतीत कहते हैं, और एक दिन पहले बीता, एक सेकेंड पहले बीता वह भी अतीत हो गया, और 10,000, 1,00,000 करोड़ों वर्ष पहले जो बीता वह भी अतीत हुआ। तो हम अपने अतीत के विषय में कैसे पता लगाएं, ठीक है। तो दूसरा जो है टॉपिक इसका यह है। तीसरे टॉपिक में पढ़ेंगे कि लोग कहाँ रहते थे, यानी अतीत में जो हमारे प्रारंभिक जो पूर्वज थे, यानी कि इस धरती पर उत्पन्न होने वाले प्रारंभिक पूर्वज जिनके विषय में हम जानते हैं वो रहते कहाँ थे। तो 3 टॉपिक आपने देखा कि कैसे पता लगाएं, किसके विषय में, हम अपने अतीत के विषय में। दूसरा टॉपिक में हम पढ़ेंगे अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, यानी किन किन बातों के हम अपने अतीत के जान सकते हैं। तीसरा जो टॉपिक होगा यह होगा कि लोग कहाँ रहते थे, यानी प्राचीन काल में अतीत के लोग जो हमारे पूर्वज थे वो रहते कहाँ थे, कहाँ से रहना प्रारंभ किए थे। जो चौथा टॉपिक है कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जैसे भारत में हम रहते हैं, तो इस भारत का नाम भारत कैसे पड़ा और क्या इसके कोई अन्य नाम भी हैं। तो चौथे टॉपिक के तहत हम ये पढ़ेंगे। पांचवें टॉपिक के तहत हम पढ़ेंगे अतीत के बारे में कैसे जानें, यानी कि अतीत के को जानने के लिए हमारे पास रिसोर्स, स्रोत क्या क्या हैं, किस किस तरह से के स्रोत के माध्यम से हम अपने अतीत के विषय में जानते हैं। जो तीसरा चौथा पांचवा टॉपिक होगा अतीत हमारा एक है या अनेक है, ठीक है। और लास्ट जो इस चैप्टर का टॉपिक है यह है कि तिथियों का क्या महत्व है। इसके बाद हम कुछ देखेंगे कि अपना ज्ञान डेवलप करने के लिए आप सोचेंगे कि कल्पना करेंगे कि अतीत कैसा होगा, कैसे करेंगे। इन सारे प्रश्नों पर भी आप अपने जहन में डालेंगे और अंततः इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व करेंगे और इन प्रश्नों को ये लाने का प्रयास करेंगे आपको कि कैसे ये जो प्रश्न हैं आपके लिए प्रासंगिक हैं, जो कॉम्पिटेटिव दे रहे हैं, दिखाएंगे कि कैसे ये यहाँ से आपके प्रश्न पूछ लिए गए। तो अब हम शुरू करते हैं। अब बिल्कुल हम समझ गए हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, कि कैसे हम पता लगाएं कि जो
अतीत में जो घटनाएं घटी हैं ये कैसे हम जानेंगे, कैसे पता लगाएंगे। दूसरा टॉपिक है अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, अतीत की कौन कौन सी बातें हम जान सकते हैं। तीसरे टॉपिक में पढ़ेंगे कि अतीत के लोग रहते कहाँ थे। चौथे टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमारे देश जो भारत है इसका नाम भारत क्यों पड़ा। पांचवें जानेंगे कि अतीत के बारे में हम कैसे किन किन स्रोतों से, किन किन माध्यमों से जान सकते हैं। अतीत एक या अनेक, हमारा अतीत एक है या अनेक है, इसके विषय में जानेंगे। और अतीत जो तिथियां हैं इसका क्या मतलब होता है इसको जानने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल हमारे कर्सर पर आप ध्यान देंगे और एक एक पंक्ति करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहले देखें अध्याय 1, क्या, कब, कहां और कैसे। एक लड़की है रसीदा, ये सवाल है रसीदा का। रसीदा बैठकर अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। अखबार पढ़ रही है रसीदा, उसने अखबार में देखा कि उसकी हेडलाइंस है 100 साल पहले। वह सोचने लगी, रसीदा सोचती है कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले की कौन सी घटना हुई थी। क्लियर हुआ। रसीदा के प्रश्न में जैसे वो 100 साल हेडलाइन देखती है 100 साल पहले, वैसे उसके दिमाग में प्रश्न होने लगता है कि ये 100 साल पहले क्या घटना हुई, कैसे जान सकती हैं। तो पहला टॉपिक है कि कैसे पता लगाएं हम अपने अतीत के विषय में। अब देखें यहां से ये कहता है कैसे पता लगाएं हम अपने अतीत के विषय में। बिल्कुल कर्सर पर ध्यान दें। अब देखें यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हैं। अब रसीदा के मन में यह सवाल होता है कि ठीक है, यह कल क्या हुआ था इसके विषय में तो हम रेडियो यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से यह जान सकते हैं कि कल क्या हुआ था। 1 साल पहले क्या हुआ था यह भी जान सकते हैं। कुछ अन्य पीछे की घटनाएं भी जान सकती हैं। उस समय के व्यक्ति से पूछकर उसकी स्मृति के आधार पर यह जान सकते हैं कि पिछली क्या घटनाएं हुई। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक प्रश्न फिर आता है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। वह कहती है कि अब अगर हम पुरानी बातों को इन माध्यमों से जानते हैं तो हम अपने अतीत के विषय में किन किन चीज़ों को जान सकते हैं। तो देखें अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे लोग क्या खाते थे, यानी कि अतीत में प्राचीन काल में लोग खाते क्या थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यानी यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन सी से गीत गाते थे। यानी कि अतीत के बारे में हम उपरोक्त अभी जो हमने पढ़ा ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। अब क्या क्या जान सकते हैं कि उस समय के मनुष्य कैसे शिकार करता था, उसके भोजन के साधन क्या होते थे, किस तरह का भोजन करता था, पशुपालन कैसे करता था, कृषि कैसे करता था, शासन व्यवस्था कैसे संचालित होती थी, उस समय का व्यापार कैसे होता था, पुरोहित वर्ग कैसा था, शिल्पकार उस काल के कैसे थे, कलाकार कैसे थे, संगीतकार कैसे थे, संगीत कैसा होता था, साहित्य कैसा होता था, साहित्य किस पर आधारित होता था, कि कौन कौन से वैज्ञानिक विकास हुए। इन सभी बातों के विषय में हम जो है जान सकते हैं। अतीत के इन सभी घटनाओं के विषय में हम जान सकते हैं। अब प्रश्न फिर होता है कि ये तो हो गया कि हम अतीत को कैसे जान सकते हैं। तो या तो पिछले रेडियो सुनकर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, या जो व्यक्ति उस समय 100 साल 1 साल की पीछे की घटना हो या 1 साल पहले की घटना हो, उस जो व्यक्ति उस समय मौजूद हुआ हो उससे की स्मृति के आधार पर इन बातों को हम जान सकते हैं। अतीत के बारे में क्या क्या हम जान सकते हैं, तो आप जान ही गए कि
अतीत के मनुष्य रहता कैसे था, खाता क्या था, शिकार किन चीजों का करता था, पशुपालक था तो कैसे पशुपालन करता था, कृषक था तो किन किन विधियों से कृषि करता था, किन किन फसलों की कृषि करता था, शासन व्यवस्था कैसी थी, व्यापार कैसा था, पुरोहित वर्ग कैसा, यानी समाज कैसा, धर्म कैसा, राजनीति कैसा, मोटे तौर पर कहेंगे ये सब जान सकते हैं। अब कहता है कि ये प्राचीन काल के जो लोग थे ये रहते कहाँ थे। अब देखिए काफी रोचक ये टॉपिक है, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो अब इसमें कहता है कि प्राचीन काल का जो मनुष्य था वह नर्मदा नदी के बेसिन में रहता था। यह कह रहा है कि एक मानचित्र है पृष्ठ संख्या 2 पर, उसके आधार पर हम ये देखेंगे कि ये किन क्षेत्रों में ये मनुष्य रहते थे। तो नर्मदा नदी का पता लगाओ, कहता है कि मानचित्र पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रहते थे, यानी कि लोग प्रारंभिक मनुष्य कहां से रहना शुरू करता है तो नर्मदा घाटी बेसिन से। कहता है कि अब आपका अपना ज्ञान सुदृढ़ करना है तो आप पहले ये देखेंगे कि नर्मदा घाटी है कहाँ, नर्मदा नदी कहाँ बहती है। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे और आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। कहता है कि लोग कहाँ रहे तो अतीत में मनुष्य ने पहले भारत के परिप्रेक्ष्य में पहले जो रहना शुरू किया वो नर्मदा बेसिन से रहना शुरू किया। कहता है मानचित्र में नर्मदा बेसिन को दिखाया गया है। आप देखें कि नर्मदा बेसिन का क्षेत्र भारत के मानचित्र में किस हिस्से में है, आज वह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। ये सब प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब देखें कि अब उत्तर पश्चिम की, अब कहता है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरत की पहाड़ियों का पता लगाओ। एक तो प्रश्न आपका हो गया कि आप पहले नर्मदा बेसिन खोजेंगे, उसके बाद कहता है अब तुम उत्तर भारत की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व, कहां पे, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का मनुष्य गेहूं फसलों का उत्पादन करता था, गेहूं और जौ जैसे फसलों को उगाता था। भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किए थे। लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कौन कौन सी क्या क्या पता लगाना है आपको। उत्तर भारत में गारो की पहाड़ियों का पता लगाओ, विंध्य पर्वतमाला का पता लगाओ, विंध्य पहाड़ी। इसके बाद से जहां सबसे पहले चावल, अब कहता है कि विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले मनुष्य ने चावल उपजाया और वे स्थान उत्तर में स्थित थे। अब देखें कि अब हम इन्हीं चीजों का जो पहले पढ़े कि किन क्षेत्रों में मनुष्य रहता था, तो सबसे पहले हमारा प्रश्न था कि मनुष्य भारत में कहाँ रहना शुरू किया। अब देखिए ये भारत का मैप है, इस मैप को समझें। एक नदी है जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। तो ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी देखा आपने, ये नर्मदा है। नर्मदा के संबंध में यह भी जाने कि पश्चिमी घाट में गिरने वाली यह सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, और उसके बाद दूसरे स्थान पर ताप्ती नदी आती है। और नर्मदा और ताप्ती, ये है नर्मदा, ये है ताप्ती, ये दोनों नदियां भ्रंश से होकर बहती हैं और अपने मुहाने पर गर्ज ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ये ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे। तो पहले समझें कि नर्मदा नदी, बिल्कुल देखा आपने, मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, आजकल छत्तीसगढ़ के जो है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर एरिया से निकल रही है। या ये निकलती है तो यह
अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहां से नर्मदा निकलती है? तो नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। क्लियर हुआ? इसी नर्मदा घाटी में, नर्मदा के दोनों तरफ ये घाटी बनाएगी और इसी घाटी में प्रारंभिक मनुष्य रहा करता था। क्लियर हुआ कि प्रारंभिक मनुष्य नर्मदा घाटी में रहते थे। और नर्मदा नदी कहां पे है ये आप लोगों ने देख लिया, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। अब इसमें दूसरा प्रश्न यह कहता है कि सुलेमान, अब देखिए सुलेमान कहाँ है? ये सुलेमान आज के पाकिस्तान बालूचिस्तान वाले एरिया में है। ये सुलेमान की पहाड़ी है और ये किरथर की पहाड़ी है। सुलेमान और किरथर की पहाड़ी यह बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ती है। इस क्षेत्र में एक जगह है मेहरगढ़। कौन सा जगह है? मेहरगढ़। बिल्कुल याद रखेंगे, मेहरगढ़। कहाँ पे है यह? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। मेहरगढ़ एक किस एरिया में है? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां आप समझे पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में है। और सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में जो मनुष्य रहता था आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व, कितने? आज से 8000 वर्ष पूर्व का मनुष्य सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में सबसे प्रथम बार कृषि करना शुरू किया। कहां पे? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां कहां हैं? तो यह पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पे हैं। यहां पे एक जगह है मेहरगढ़। इसी एरिया में एक प्लेस है जिसका नाम है मेहरगढ़। और मेहरगढ़ के लोगों ने, भारतीय उपमहाद्वीप के वो प्रथम लोग हैं जिन लोगों ने आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व कृषि की शुरुआत की थी। गेहूं और जौ जैसे फसलों का उत्पादन किया था। क्लियर हुआ? दूसरा प्रश्न था आपका नर्मदा से, और आप समझ गए हैं कि नर्मदा घाटी के लोगों ने सबसे पहले भारत के नर्मदा घाटी के में प्राचीन काल के लोगों ने रहना शुरू किया था, जिनके बस्तियों के साक्ष्य में प्राप्त होती हैं। इसके बाद से एक प्रश्न था गारो पहाड़ी। गारो पहाड़ी भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में स्थित है। देखें, एक बात जो प्रारंभ में ही मुझे बतानी थी, नहीं बता पाया। तो जब मैप आप देखते हैं तो मैप के ऊपरी हिस्से को उत्तर कहते हैं। क्लियर हुआ? जब मैप के ऊपरी हिस्से को उत्तर कहेंगे तो ये आप तो स्पष्ट समझ ही गए होंगे कि मैप के दक्षिणी निचले हिस्से को क्या कहेंगे? दक्षिण कहेंगे। तो यह उत्तर हुआ और यह दक्षिण हुआ। इस हिस्से को हम पूरब कहते, पश्चिम कहेंगे और इस हिस्से को पूरब कहेंगे। क्लियर हुआ? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। क्लियर हो गया? अब देखें कि आपने देखा कि जो गारो की पहाड़ी है यह भारत के पूर्वी हिस्से में है। अगर आज की स्टेट देखें तो आज के स्टेट के अनुसार यह मेघालय राज्य में है। मेघालय राज्य में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियां। खासी की पहाड़ी भी आप जानते हैं इतिहास में काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय में जो मानसीराम जगह है यह भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो गारो पहाड़ी पर पहले प्राचीन लोग रहा करते थे, इसके भी प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखें विंध्य पर्वतमाला। अब देखें कि ये है विंध्य पर्वतमाला। ये विंध्य पर्वतमाला है और इस विंध्य पर्वतमाला के क्षेत्र में भी प्राचीन मनुष्य रहा करता था। अब विंध्य पर्वतमाला के उत्तर, विंध्य पर्वतमाला के ऊपर कहने का मतलब कि गंगा के दोआब वाले क्षेत्र में, जो विंध्य पर्वतमाला के ऊपर गंगा के दोआब वाले क्षेत्र में का मनुष्य विश्व का यह प्रथम मनुष्य है जिसने चावल का निर्माण किया था। यहां पे गंगा नदी बहती है। इलाहाबाद के पास एक प्लेस है कोल्डिहवा। कहां? इलाहाबाद। ये विंध्य पर्वत के किधर है? उत्तर में है। इसी क्षेत्र के लोगों ने कोल्डिहवा, यहां पे एक नदी बहती है बेलन, जो इस मैप में नहीं है। बेलन नदी घाटी के लोगों ने सबसे पहली बार कृषि की शुरुआत की और कृषि में चावल की शुरुआत सबसे पहली बार बेलन घाटी में हुआ। अगर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य पूछा जाए तो आप बताएंगे इसकी सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में हुआ। भारत के पाकिस्तान आज के आधुनिक पाकिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में हुआ। और मनुष्य पहली बार रहना कहां शुरू किया? तो नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र में, नर्मदा नदी के दोनों तटों पर घाटियों में मनुष्य रहना शुरू किया था, प्राचीनतम मनुष्य।
अगर पूछे आपसे कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार चावल की कृषि किस क्षेत्र में हुई, तो विंध्य पर्वतमाला, ये है विंध्य पर्वतमाला। ये पूरी तरह से विंध्य पर्वतमाला के उत्तरी हिस्से में जो है, यानी आज का जो इलाहाबाद का क्षेत्र है, ठीक है, इसी क्षेत्र में एक कोल्डिहवा नामक जगह था जो बेलन नदी घाटी में पड़ता था, और यहाँ के लोगों ने चावल की कृषि शुरू की थी। तो इन प्रश्नों से आप अवगत हो गए। इस मैप को देखेंगे आप, ध्यान रखें कि बिल्कुल नर्मदा घाटी यदि आपसे पूछा जाए तो नर्मदा नदी का मैप आप खींचने में, ड्रॉ करने में जो है सक्षम हो जाए। तो सभी लोग थोड़ा मैप बनाने का प्रयास करेंगे, मैप को समझने का प्रयास करेंगे, और इसी मैप को ड्रॉ करने का प्रयास करें। कुछ जैसे आपसे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, एक बार सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ किधर हैं दर्शाएं। नर्मदा नदी, तो ये है नर्मदा नदी, निकलती कहाँ से है, अमरकंटक से निकलती है, और ये आकर गिर जाती है कहाँ पे, तो अरब सागर में आकर गिर जाती है। तो इसको भी एक बार मैप ड्रॉ करने का प्रयास करें। ये वाला जो खाड़ी है इसे खंभात की खाड़ी कहते हैं। नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो अब आगे चलेंगे, इससे संबंधित फिर पुनः मैप की जरूरत पड़ेगी, और पुनः मैं एक बार मैप समझने के लिए दोबारा आएंगे। तो आगे चलते हैं। अब यहां भी देखें, ये कह रहा है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। सहायक नदियां, अब देखें, कह रहा है कि मानचित्र पे सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। अब देखें कि ये है मानचित्र, और इस मानचित्र में ये जो नदी है आप देख रहे हैं, तो ये नदी है कौन सी, तो सिंधु नदी। अब इसकी, ये सिंधु नदी है, और इसकी सहायक नदी जो है ये है झेलम। कौन सी है, झेलम। ये इसके बाद चिनाब और रावी, उसके बाद से सतलज और ब्यास, ये सभी नदियां सिंधु नदी की सहायक नदी है। क्लियर देख लें, सिंधु नदी, ये है सिंधु नदी, इसकी सहायक है झेलम, चिनाब, अरावी, सतलज, ब्यास, और ये सभी नदियां ये किस हिस्से से जाकर मिलती हैं इससे, तो यह पूर्वी हिस्से से मिलती हैं। किस हिस्से मिलती हैं, पूर्वी हिस्सों से। सिंधु नदी का जो उद्गम है यह कहाँ से है, यहाँ पे तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। कैलाश के मानसरोवर झील से, कैलाश पर्वतमाला के पर एक मानसरोवर झील है, यह भारत के बाहर का क्षेत्र है, यहीं से सिंधु नदी निकलती है, और यह अरब सागर में जाकर गिरती है। सिंधु की जो है पूरब से सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ब्यास जो है सतलज की सहायक नदी है। इसके बाद से जो उत्तर एरिया से, जो पश्चिम से आकर इससे मिलती है, ये काबुल नदी है। देखा आपने, तो पूरब, इससे पूरब से मिलती है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास नदी। जो ब्यास मुख्य रूप से सहायक किसकी है, सतलज।